अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर और तज़किया के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवर्दी। नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे? नहीं आएंगे? इंतखाबात से पहले आएंगे, बाद में आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, शहबाज शरीफ दोबारा बनेंगे? मुस्लिम लीग नून की सियासत को लेकर बहुत से इबाहम हैं। मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात भी कहा जा रहा है। बहरहाल, क्या उनका कायद वापस आएगा या लंदन से बैठ के ही इलेक्शन मुहिम चलाएगा, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। मैं अपना बाद में दूंगा। मेरी हाल ही में लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है और उस पर इस सब पर मेरी बात भी हुई है। लेकिन पहले आमिर साहब और अंबर को सुन लेते हैं, फिर मैं अपनी बात करूँगा। जी आमिर साहब, आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा या आपको लगता है नहीं आएगा? मुज़म्मिल भाई, मेरा दिल था कि इस दफ़ा आप शुरू करें। आपकी अभी हाल ही में मुलाकात हुई है लंदन में। आप शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, नवाज़ शरीफ साहब से मिले हैं, 2 साबिक़ वज़राए आज़म से आप मिल के आए हैं। तो मेरा तो दिल था कि आप शुरू करें। आप हमें बताएं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी वापसी से मुताल्लिक़ कानूनी सूरत हाल है, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो क्या ख्याल है, आप शुरू करें फिर हम कुछ देखें। आमिर साहब, शो है एनालिसिस का और मेरे पास है इंफॉर्मेशन, तो अब एनालिसिस पहले हो जाए कि इंफॉर्मेशन पहले हो जाए? पहले आती है फिर तज्जिया होता है। सर, कोई इतला होगी तो फिर उसका तज्जिया होगा ना। अच्छा देखें, जो मेरी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है वो मिड अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, जो उन्होंने मुझे अंदिया दिया है, और वो कोई मिड अक्टूबर का बन रहा है कि वो मिड अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं और तैयारी है पाकिस्तान आने की। वहाँ पे आजकल वापसी के प्लान को ही फाइनल किया जा रहा है। बहुत सवाल मैंने किया कि ये वाई मिड अक्टूबर आपका ख्याल है? बंदियाल साहब के जाने का इंतज़ार हो रहा है, तो आप 16 सितंबर को वो चले जाएंगे, तो देन फिर भी आप 1 महीना बाद में लेंगे आने के लिए। तो ही सेड के आई एम अ पॉलिटिशियन। मैं 2018 में जब मुझे सज़ा हुई तो इलेक्शन थे, तो मैं ये सोच कर के गिरफ़्तारी हो जाएगी तो लेकिन इलेक्शन है, तो मैं वापस आ गया था क्योंकि इलेक्शन था। तो हम सियासी लोग जो हैं अदालतों को कम नज़र में रखते हैं और सियासत को ज़्यादा नज़र में रखते हैं। मेरी वापसी का ताल्लुक़ शायद अगर बंदियाल साहब अगले इलेक्शन से पहले तक चीफ़ जस्टिस रहते तो मैं फिर भी वापस आता, क्योंकि इलेक्शन नहीं मिस कर सकता था। अगर मैं उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर यही चीफ़ जस्टिस अगले इलेक्शन से पहले चीफ़ जस्टिस होते तो क्या मैं लंदन बैठा रहता और इलेक्शन मिस कर देता? मैंने कहा मुश्किल सवाल है। उन्होंने कहा यही सवाल का जवाब है कि इलेक्शन मिस नहीं किया जा सकता, चीफ़ जस्टिस कोई भी हो। लिहाजा ये जो बात है कि मैं 16 सितंबर का इंतज़ार करूँगा, फ़लाँ जगह इंतज़ार करूँगा, नहीं है। इलेक्शन उनके राय में इलेक्शन का स्केड्यूल सितंबर में आ जाएगा, वन और दी अदर वे, चाहे हल्का बंदियाँ हों चाहे ना हों। अगर हल्का बंदियाँ होनी हैं तब भी एंड सितंबर तक एक इलेक्शन की डेट आ गई होगी और लोग टिकटें अप्लाई करना शुरू हो गए, तो उनका ख्याल है कि इलेक्शन का बिगल बच जाएगा। एंड ही फील्स कि वो राइट टाइम है पॉलिटिकली पाकिस्तान आने का, इसीलिए को वो मिड अक्टूबर का देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन को आकर लीड करना है। उनके ख्याल में उनके आने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, एक हिफाजती ज़मानत लेनी है। उन्होंने मुझे कहा हिफाजती ज़मानतों की तो लूट सेल लगी हुई है, मुझे तो एक चाहिए। यहाँ तो एक दिन में दर्जनों मिल रही हैं, तो मुझे तो एक चाहिए। आजकल तो अदलिया दर्जनों भी एक दिन में 12-12, 14-14 भी दे देती है, तो मुझे तो एक चाहिए और फिर मैं उसे हिफाजती ज़मानत के बाद आकर पेश हो जाऊँगा और अपनी अपील फ़ाइल करूँगा, और वो अपील में सज़ा मुअत्तल होकर, जैसे अभी पीटीआई की हुई है, वैसे मेरी हो जाएगी। तो कोई इतना बड़ा इशू कानूनी तौर पर मेरी रुकावट नहीं है मेरे आने में। और लेकिन असल मसला सियासी है कि मैं सियासतदान हूँ और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के वक्त मुझे कैंपेन को जाके लीड करना चाहिए। उनके ख्याल में उनके आने से एक थ्रिल आएगा मुस्लिम लीग नून के वर्कर में, वोटर में। वो थ्रिल इलेक्शन के करीब ज़्यादा इनकैश हो सकता है, उसको इलेक्शन से बहुत पहले थ्रिल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। लोग उनका वोटर शायद जुबिलेंट हो जाए, उनके ख्याल में उनके आने से एक उम्मीद हो और उसको वो इलेक्शन तक लेकर जाना चाहते हैं। दिस इज़ जो मेरी उनसे बात हुई और वो आने के लिए तैयार हैं। समझें सिर्फ प्रॉपर टाइमिंग और पॉलिटिकल टाइमिंग की बात है।
आपने, मैं चूँकि एंड पे बात करना चाहता था लेकिन आमिर साहब का हुक्म था, लिहाजा मैंने पहले बात कर ली। अब आमिर साहब आप बात कर लें। हुक्म नहीं जी, रिक्वेस्ट थी आपसे, क्योंकि इतला तो आप ही के पास थी ना, तो वंडरफुल। सो मिड अक्टूबर का उन्होंने मैंने गुफ्तगू का निचोड़ आपको बता दिया। अक्सर ठीक हो गया, बेहतरीन। तो मुज़म्मिल भाई, बात यह है कि देखें, मैं ना, क्योंकि चलो हो सकता है कि उसमें मेरी उम्र हो सकता है कि पिछले जो 35 साल से मैं ये सियासत देख रहा हूँ पाकिस्तान में, वो एक इसकी वजह बनती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को तारीखी पस मंज़र में रखना ज़रूरी होता है। देखें, जब ज़ियाउल हक अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ने के बाद जब मुस्तकम हो गए ना अपनी जगह के ऊपर, तो कई मतलब 2-4 साल गुजर जाते थे और सियासत के अंदर ऐसा सकूत रहता था पाकिस्तान के अंदर कि लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा। मुशर्रफ साहब भी ये वॉर ऑन टेरर के बाद जब वो खुद मुस्तकम हो गए, तो आपकी सियासत में भी एक सकूत आ गया, वो जामिद हो गई। ये सूरत हाल आजकल की इससे बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर हर रोज़ एक चैलेंजेस ऐसे हैं पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान की अवाम इतनी बुरी तरह से घिरी हुई है कि हर रोज़ इम्पॉर्टेंट है। तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने मिड अक्टूबर में वापस आने का इरादा कर लिया है, और बिल्कुल एक सियासी रहनुमा से हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो कानून, ये जो कानूनी उलझाव हैं या मुकदमे हैं, इनको ना जहन में रखे, वो सियासत को सामने रख के अपने वो फैसले करे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हालात यहाँ पर ऐसे हैं मुज़म्मिल भाई कि हर रोज़ इनकी खामोशी से, हमारे सियासी रहनुमाओं की खामोशी से फ़र्क पड़ता है। खामोशी से देखें, मेरा मतलब क्या है, ये नहीं कि वो किसी अदालती फैसले पर तनकीद कर दें वक्तन फ़वक्तन। खामोशी से मुराद जो पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना है, उसके ऊपर क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ बताना और कहना, और कोई हल तजवीज़ करना उसका। ये खामोशी हमें नवाज लीग से भी मिल रही है, ये खामोशी हमें पीपल्स पार्टी से भी मिल रही है, और जहाँ तक PTI का ताल्लुक है जी, वो तो इमरान खान के अलावा और तो उनके दिमाग में ना तो कोई क्राइसिस है, ना उनके ख्याल में कोई और मसला है पाकिस्तान का, सवाए उनके लीडर के जेल में होने के अलावा। तो पता नहीं, बड़ी ये खबर अच्छी है कि वो वापस आने का इरादा उन्होंने कर दिया, लेकिन ये 6 हफ्ते के पीरियड में उनकी वापसी से जिस तरह का एक तहरुक हम PMLN के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट, वो एजिटेशन, ये कितना असरअंदाज हो सकती है उस चीज़ के ऊपर, उनकी वापसी के ऊपर, ये भी उनको ज़रा सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मिड अक्टूबर तक इंतज़ार करें। तो मेरी तो जी ये राय है इनके अंदर। जी अंबर। हाँ मुजम्मिल, देखिए इसमें 2-3 बातें जो मुझे समझ में आ रही हैं। एक ये कि हिफाजती ज़मानत उनको सिर्फ अगर एक ही चाहिए और बांट रही है अदलिया, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि उनको ज़ाहिर ज़मानत मिली थी, इजाज़त दी गई थी बीमारी की वजह से कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं अपना इलाज करने के लिए, लेकिन उसको भी बहुत साल अब गुजर चुके हैं। और क्या अदलिया इसको नज़रअंदाज करेगी इस बात को, क्योंकि उनको वापस आना था इलाज करके, और ये बताया जाता है कि इलाज की वजह से, क्योंकि वक्त पे इलाज नहीं हो पाया, कोविड-19 था वगैरह वगैरह, वो नहीं वापस आए। तो क्या अदलिया इस मूड में होगी जिस अदालत के पास जाएंगे कि वो एक हिफाजती ज़मानत का मामला है वो दे देगी, गिवन द हिस्ट्री? देखिए, इमरान खान साहब को आपको याद होगा जब वो PTV हमला केस भी हुआ था, और ये दहशतगर्दी का केस था, उस वक्त इमरान खान साहब पर जो मुकदमात थे वो मफरूर थे, किसी को याद नहीं था, वो TV पे भी आ रहे थे, नज़रअंदाज हो गए। मेरे ख्याल में कि वो भी मुकदमा ख़त्म हो गया था जब वो इक़्तिदार में थे। तो हमेशा यही नज़र आता है कि क्या मूड होता है इस्टेब्लिशमेंट का, अदलिया का उस वक्त। तो ये एक सवाल है कि अगर आप अदालत में कुछ तब्दीली का इंतज़ार नहीं कर रहे, फिर भी कोई आपको गारंटी है कि वो एक हिफाजती ज़मानत जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगी आपकी इस वक्त जो तारीख देखकर? दूसरा, बिल्कुल मैं समझती हूँ सियासतदान का ज़ाहिर काम होता है इलेक्शंस, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सिर्फ एक ही सियासत का महवर है कि अगले इंतखाबात में वो जीत पाए? ये जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, जहां आपने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आहिस्ता आहिस्ता जो मज़ामत की सियासत की थी वो एक हद तक की,
फिर उसके बाद खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं, फिर मज़ाहमत करते हैं। क्या आपको लगता है कि वोटर जो है वो उसको नज़र नहीं आ रहा? देखिए मैं जो पक्के जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के कारकुनान हैं, वो ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी से भी बात करें, वोट नवाज़ शरीफ के नाम पर ही है और वो मुतहर्रिक भी हो जाएंगे, लेकिन अनडिसाइडेड भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो इस वक्त नाला हैं, नाराज़ हैं, और अभी आप जो मर्जी कह लें कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी, जैसे बताया जा रहा है, ये पीडीएम की एक इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, वज़ीर ख़जाना इसाक डार थे, हैं तो शरीफ ख़ानदान से उनका ताल्लुक़। इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त जो मुश्किलात हैं, क्या वो ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे इन दोनों अशख़ास को? क्या ऐसा लगता है कि एक नवाज शरीफ ही हैं जो ये हल कर पाएंगे? इसके एक और मेरे ख्याल में अहम सवाल है कि सिर्फ इंतखाबात के अलावा क्या जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात हैं, आपको हमने ये जो एहतजाज देखे, हम बार बार यही बात करें कि लीडर्स हैं, इस वक्त कोई सियासी जमात इसको हेड नहीं करी, लीड नहीं करी, लेकिन हमने पहले भी देखा जब भी कोई इस किस्म के एहतजाज स्पॉन्टेनियसली उभर आते थे, सियासी जमातें उसको एक मौका देकर फिर वो लीड भी करती थी। यहाँ लीड भी नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि ठीक है वो इंतज़ार करेंगे। ऐसा ही लग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत चल रही है और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ार किया जा रहा है कि एक शेड्यूल जारी हो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं जारी हो रहा। तो क्या हम यही समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ सिर्फ है, या पार्टी को दोबारा से असर नौ को जिसमें देखें अंबर, मैं आपके अच्छा अंबर, आपने जो बातें की हैं उनमें एक तो आपने बात की कि वो इतने अरसे से बाहर हैं, तो क्या अदालत फांसी ज़मानत देगी? वो इश्तिहारी नहीं है, एब्सकॉन्डर नहीं है। ये जो बेल होती है ये टाइम बाउंड नहीं होती, पैरोल टाइम बाउंड होती है कि आपको इतने दिन की पैरोल मिली है। जब आपको ज़मानत मिल जाती है तो वो तब तक जब तक कोई अदालत उस ज़मानत को मनसूख ना करे जाकर, और जो प्रोसिक्यूशन है वो ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त ना दे अदालत में, तो ज़मानत मनसूख नहीं होती। उनकी ज़मानत मनसूख नहीं हुई है। लिहाजा जो वो पीटीआई का नैरेटिव तो अपनी जगह, लेकिन लीगल पोजीशन ऐसी है कि उनकी बेल कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करती है। और वो जब मरियम की अपील डिसाइड की गई तो ये कहा गया कि जब वो आएंगे तो वो अपनी अपील कर लेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोर्ट उन्हें एब्सकॉन्डर की नज़र से देखेगी या इश्तिहारी या मफरूर की नज़र से देखेगी। जो आप बात कर रही हैं शायद वो मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता है। दूसरी बात, आपने जो बिजली के बिलों की बात की, वो तो हमाम में हम 2 दिन पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ भी और पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी और सारी पार्टीज़ जो हैं वो बिजली महंगा करने की बराबर ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा हम उसमें से वो आवाम के सामने आकर क्या बात करें। एक जमात इस्लामी नहीं, को 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी है, बाकी तो लफ्ज़ी गोलाबारी है हर जगह पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिजली वाले बिलों की बात तो आपकी ठीक है, नवाज शरीफ आके क्या बात करेगा मुझे क्या पता, वो लोगों को महंगाई पे क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे। हमने तो बात वापसी और उसकी लीगल पोजीशन के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता था। महंगाई पे तो सबका गिरबान बराबर पकड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कोई भी काबिल माफ़ी नहीं है। लेकिन आप कुछ कहना चाह रही हैं पर लेकिन अब आप किसको याद रखती है? जब पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक्त इमरान खान था। अब जब पीडीएम की हुकूमत गई है तो वो किसकी तरफ देखें? वो इसाक डार की तरफ देखेंगे, वो बिलावल भुट्टो की तरफ देखेंगे, या शहबाज शरीफ की तरफ देखेंगे? किसी को तो उनको जिम्मेदार ठहराना होता है ना। पता नहीं शौकत तरीन की तरफ देखेंगे, हफीज शेख की तरफ देखेंगे। हम नहीं, लोगों की इतनी कमजोर नहीं है मेमोरी। लोग शौकत तरीन की तरफ भी देखेंगे, हफीज शेख की तरफ भी देखेंगे, हमाद अजहर की तरफ भी देखेंगे, उमर अयूब की तरफ भी देखेंगे, सबकी तरफ देखेंगे, बराबर देखेंगे। आप बेफिक्र रहें। नहीं, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि एक तरफ देखें, लोग सब तरफ देखें। एक इम्पोर्टेंट चीज है मुजम्मिल, ये जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो कि अंबर ने उठाया। देखें, आपको अपनी पॉलिटिक्स, अब वो कहते हैं ना मैं सियासतदान हूँ, मुझे मुकदमों से कोई गर्ज नहीं है, और मैंने तो मेरी वापसी जो है वो एक सियासी फैसला होगा। तो फिर मैं अपनी बात करूंगा, वो 6 हफ्ते के पीरियड के ऊपर आऊँगा कि ये 6 हफ्ते के अंदर ये पाकिस्तान के लिए कोई आसान 6 हफ्ते नहीं है। तो बेशक इन 6 हफ्तों के अंदर वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एक प्रॉपर इंगेजमेंट, देखें ये बात आपने खुद कल की थी मुजम्मिल भाई,
कि इस निगरान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग ये है कि ये अवाम को इंगेज नहीं कर सकी इन अ प्रॉपर नैरेटिव, उससे कोई राब्ता नहीं बना सकी जिससे इनका एतमाद का रिश्ता नहीं बन रहा आवाम के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये 6 हफ्ते जो है वो खामोश बैठे रहें या सिर्फ चंद अदालती फैसलों पर तनकीद करने पर अपने बयानात को महदूद रखें, ये उस क्रेडिबिलिटी में बड़ा असरअंदाज हो सकता है। और जिस तरह के इस्तकबाल का उनको एक्सपेक्टेशन है, उनको उम्मीद है, वो शायद ये मुमकिन ना हो सके। तो इन 6 हफ्तों के अंदर किसी ना किसी तरह से अगर वो वाकई वापसी का इरादा किए बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं वापस आने की, तो उनको लोगों को एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी वापसी जो है वो उनको उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल उनको मिल सकती है वापसी के ऊपर। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ वो हमारा शो देख रहे होंगे लंदन में बैठ के और आपकी तजवीज़ पर गौर करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि वो आपकी और अंबर की बातों पे गौर करेंगे। आपको जरूर देख रहे होंगे मुज़म्मिल साहब, आपको मिल लिया ना उन्होंने लंदन में, तो आपको जरूर देख रहे होंगे, वो मुझे यकीन है देख रहे होंगे। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है वो आमिर साहब की बात सुन रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आमिर साहब ने जो मशवरा दिया है, तजवीज़ दी है, वो उस पर अमल करेंगे। तो मैं तो यही होप फॉर द बेस्ट वाली बात है, अच्छी तजवीज़ है। अब मैं इसको रिबर्ट तो नहीं करना चाहता, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि आमिर साहब गलत कह रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं, तो फिर मैं यही कहा जा सकता है, हो सकता है वो सुन लें, ठीक है ना। मैं सियासी पार्टियों को तजवीज़ें नहीं देता हूँ भैया, ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा ख्याल है कि ये तो दे दी आज आपने ना आमिर साहब, अब तो आपका तीर हाथ से निकल गया, अब तो आपने दे दी ना, अब तो आपने दे दी तजवीज़ उन्हें ना, $1 मिलियन तजवीज़ दे दी। चल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, सदर ममलिकत की तनख्वाहों पर बात। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। सदर ममलिकत ने अपनी तनख्वाह 2 बार बढ़ाने के लिए कहा है। ये ख़बर आज सब जगह शाया हुई, मीडिया पे भी रही। मैंने थोड़ी तहकीक की कि ये ख़बर क्या है। असल में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी अहदेदार, अफसर अहदेदार सदर ममलिकत से ज़्यादा तनख्वाह नहीं ले सकता। चाहे ₹1 ज़्यादा हो, सदर ममलिकत की तनख्वाह एज़ हेड ऑफ़ द फेडरेशन मुल्क में सबसे ज़्यादा होगी। ये कानून बनाया गया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीफ़ जस्टिस की तनख्वाह ₹12,29,000 है, चीफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह ₹8,46,000 है। अच्छा, अब कानूनी तौर पे ये एक हुक्म है कि या तो चीफ जस्टिस की तनख्वाह सदर ममलिकत से ₹1 कम की जाए, या सदर ममलिकत की तनख्वाह चीफ जस्टिस से ₹1 ज़्यादा की जाए। ये एक कानूनी तकाजा है जिसकी सदर ने निशानदही की है। मैं अपने मुल्क के माशी हालात हमारे सामने हैं, ऐसे में क्या सदर की तनख्वाह में ₹5 लाख का इजाफ़ा कर देना चाहिए बैक डेट से, या चीफ जस्टिस की तनख्वाह में ₹5 लाख की कमी कर देनी चाहिए कानूनी हुक्म पूरा करने के लिए? आमिर साहब, आपको क्या बेहतर हल लगता है दोनों में से? क्योंकि कानून के मुताबिक सदर से ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं ले सकता। मुझे कमी कानून है पाकिस्तान। हाँ देखें जी, मुझे तो कमी वाली बात बहुत ज़्यादा पसंद आई है आपकी, ठीक है ना। अब लेकिन जाहिर है कि इस तरह का फैसला करना जो है वो मुश्किल होता है। ये कानूनी नुक्ता अपनी जगह मुज़म्मिल, मैं उसको भी थोड़ी देर आप साइड पर रखें। देखें, हमारा जो मसला है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे पता है, मैं जब भी ये बात करता हूँ आप मुझे कहते हैं कि नहीं आमिर साहब ये तो बड़ा एक सिंपलिस्टिक व्यू है, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल फिलोसोफर है और हिस्टोरियन है जिसने बड़ी किताबें भी लिखी हैं। उसका कहना है कि जमहूरियत में लोग जो हैं वो मंतिक की बुनियाद पर नहीं, जज्बात की बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं। और सियासत जो है वो जितना आप मंतिक पर उसको आगे चलाते हैं ना, उतना ही आप जज्बात पे चलाते हैं। तो बेशक कानून जो भी कहता है, यहाँ थोड़ा सा मेरा ख्याल है दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। और ये अगर है भी तो वो तकाजा अपना सामने रखने की बजाय या ये नुक्ता उठाने की बजाय कि भाई मेरी तनख्वाह सबसे पाकिस्तान में सबसे सरकारी शोबे के अंदर ₹1 ज़्यादा होनी चाहिए थी,
वो इसको कानूनी नुक्ते के तौर भी उठा सकते थे। इन हालात के अंदर तकाजा करना, ख़ास तौर पर जब आप एक ऐसे ओहदे में हैं जहां आपको एक खोटा सिक्का भी जो है वो अपने ज़ाती ख़र्चे के ऊपर नहीं लगाना पड़ता। एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। बिजली आपके पास है, पेट्रोल आपको मिलता है, नौकर चाकर आपके आसपास बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियात आपकी होती नहीं है, दुनिया की जो आसाइश आपको चाहिए वो आपको अपने सदारती घर में मिल जाती है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इस सिकम की निशानदेही करना ही शायद काफ़ी होता, और अगर ये निशानदेही तकाजे में नहीं बदलती तो इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बेहतर होता। लेकिन ये काम करने के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा दिल चाहिए, और वो अब पता नहीं वो बड़ा दिल जो है वो कहाँ चला जाता है। उस वक्त तो बहुत बड़ा हो जाता है जब हम पूरा जहाज़ भर के रिश्तेदारों का तो हज पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों के अंदर वो जो वसत है, वो फराग दिली जो है वो नज़र नहीं आती। तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बेशक आपने कहा कि कानूनी एतबार से उनका हक़ है ये बात करना, उन्होंने जायज़ बात की है, फिर भी मैं थोड़ा सा मायूस हूँ इस चीज़ से। मायूसी तो शायद मुझे ना हुई हो। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि बिल्कुल ये कानून होगा और हम तीनों मिलकर बैठकर बहुत अरसे से सहाफत कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को भी ये इस कानून के हवाले से नहीं पता था। आपको भी तहकीक करनी पड़ी मुजम्मिल। इसका ये मतलब है कि जहां आप देख लें कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनमें वो तहलील हो चुकी थी, 90 दिन में इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। वो भी कानून के मुताबिक होना था ना। अभी भी आप देखें कानून के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, जनरल इलेक्शंस होने नहीं हो रहे। तो कुछ चीज़ें कानून के मुताबिक होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सदर मुमलिकत को क्यों याद आया कि उनकी तनख्वाह चीफ जस्टिस से कम है। क्या उनको लगता है कि वो चीफ जस्टिस से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका ओहदा ज़्यादा बड़ा है, वो मोतबर ज़्यादा हैं? वही जो शायद वो जज्बाती मैं बातें कर रही हूँ जो आमिर साहब जिनका जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये एक सवाल यही पैदा होता है ना कि इस वक्त जब आपको आपको याद होगा कितना शोर मचा था जब सेनेट में सेनेट चेयरमैन की तनख्वाह पर इजाफे की बात हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी शोर मच गया था, डिफेंसिव नजर आए थे। दिल चाह रहा है सबका तनख्वाहें बढ़ें, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन जब देखते हैं कि एक तरफ बिजली के बिलों पर लोग निकले हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, वो तो खुदकुशियाँ भी आपको उसकी भी खबरें आ रही हैं। आपकी 25% इन्फ्लेशन है और ये वो लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं सदर मुमलिकत को ये मसला है कि चीफ जस्टिस से उनकी कम तनख्वाह है। तो फिर आप यही सोचते हैं कि जब बहुत कुछ कानून के मुताबिक नहीं हो रहा और फिर भी चल रहा है, तो ये इस वक्त ये नुक्ता उठाने की क्या ज़रूरत थी? क्या एक पेटीनेस है जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, छोटी सोच है, या वाकई आपको मुश्किल है? आपको ये है कि इस वक्त फ़िक्र हो रही है कि जब आपकी अगले असेंबली आएगी, नए सदर आ जाएंगे, तो फिर दोबारा आप क्या करेंगे, आपको उस वक्त चाहिए। सो आई मीन मुझे टाइमिंग भी समझ नहीं आ रही और ये नुक्ता उठाने की समझ नहीं आ रही। ठीक है, होगा कानून के मुताबिक। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि आपको अच्छा ज़्यादा या बुरे लगते हो या आप डिसएग्री करते हो, लेकिन चीफ जस्टिस बहुत काम तो करते हैं। सदर मुमलिकत का कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ दस्तखत करने होते हैं, कुछ ख़त किताबत है, काम जैसा भी करते हैं, काम तो बहुत करते हैं। बस सवाल यही है कि इस वक्त क्यों? देखें, मैं आप दोनों से मुत्तफिक नहीं। क्यों मुजम्मिल साहब, कोई जवाब है? कानून की बालादस्ती पर नहीं, इस वक्त की बात नहीं, कानून की बालादस्ती की बात है। मैं समझता हूँ कि जब किसी की भी पाकिस्तान में सदर मुमलिकत से तनख्वाह ज़्यादा हुई तो कानून टूट गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सदर की बढ़ाई जाए। जब कानून बना दिया कि सदर से ज़्यादा किसी की तनख्वाह नहीं हो सकती, तो जिसने भी अपनी तनख्वाह सदर से ज़्यादा की उसने कानून तोड़ दिया। वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, चाहे किसी भी इदारे का सरबराह है, कुछ है, वो ज़्यादा काम करता है या कम काम करता है, लेकिन अगर उसने अपनी तनख्वाह सदर मुमलिकत से ज़्यादा कर ली तो उसने कानून तोड़ दिया मेरे नज़दीक। और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि चूँकि उसने कानून तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, हम सदर मुमलिकत को कहते हैं कि वो कुर्बानी दे दें और वो कानून को टूटने को बर्दाश्त कर।
और वो जो एज हेड ऑफ़ द स्टेट उनकी सेरेमोनियल पोजीशन है उसको फोरगो कर दें, और वो जो जिसने कानून तोड़ा है, जिसने चैलेंज किया है उनकी हेड ऑफ़ द स्टेट की पोजीशन को, उसके हम इस बुनियाद पर वाह कर लें कि जी वो काम ज़्यादा करता है और सदर मुमलिकत काम कम करते हैं। तो डेली वेजर तो नहीं है सदर मुमलिकत, न कि काम की बुनियाद पर उन्हें तनख्वाह दी जाती है। वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, सुप्रीम कमांडर हैं। तो मैं मुतफिक नहीं हूँ आपसे। मेरे ख्याल में कानून तब टूटा जब किसी ने अपनी तनख्वाह सदर मुमलिकत से ज़्यादा की, और उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि ये कानून टूटा है। अब होना तो ये चाहिए कि जिसने तोड़ा है उसकी कम कर दी, सदर की ना बढ़ाए। कानून की बालादस्ती करनी है ना आपने। आप कहें जी कि सदर की तनख्वाह हाईएस्ट पेड आदमी से 1 रुपया ज़्यादा होगी, ये कानून में लिखा है, 1 रुपया ज़्यादा होगी लिखा है, तो वो 1 रुपया ही ज़्यादा रखी जाए। उनकी 555 रुपये है, आप सीजे की 550 कर दें, 1 रुपये कम रख लें। लेकिन मैं कानून को तोड़ने, ये कि जी 90 दिन में इंतखाब नहीं हुए लिहाजा ये कानून भी तोड़ने की इजाज़त दे दें, 90 दिन में इंतखाब नहीं हुए एक और कानून तोड़ने की इजाज़त दे दें, फिर सारे कानून तोड़ने की इजाज़त दे देते हैं क्योंकि एक काम नहीं हो सका है किसी भी बुनियाद पर, तो बाकी तमाम कवानीन को उसके नीचे बुलडोज कर देने की। तो मैं यहाँ मंतक या जज्बात दोनों में नहीं राय दे सकता। ना ये मेरे जज्बात है, ना ये मेरी मंतक है जो मुझे काबिल कबूल हो सके। क्यों आमिर साहब? मुज़म्मिल, मैं जो ना मैं आपसे इस हद तक मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये एक तनख्वाहों वाला कानून जो है ये जो है वो इतना मुकदम हो गया है एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर सियासत हमेशा कानून के साथ मुतसादिम रही है, जहाँ ज़्यादातर वक्त जो है वह कानून के साथ मुतसादिम रही है और बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। आई थिंक कि ये बात अगर उन्होंने, ठीक है, आप अगर कानून के असूल पर भी उन्होंने ये बात रखनी थी ना, आई एम नॉट इवन डाउटिंग मुज़म्मिल, मैं तो ये कह भी नहीं रहा हूँ ना कि ये कानूनी तौर पर गलत बात है। और कानून जो है वो अगर ये कहता है कि सदर से बाकियों की तनख्वाह कम होनी चाहिए, तो अगर किसी ने अपनी ज़्यादा कर दी है तनख्वाह, और खुद ही मेरा ख्याल है उन्होंने की भी है, तो उनको कम करके नीचे लेके जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासत के अंदर मंतिक और हकीकत से कहीं ज़्यादा ऑप्टिक्स और जज्बात और किस तरह से आपकी बात को लिया जाएगा, किस तरह से आपकी बात को समझा जाएगा, उसकी भी कुछ अहमियत होती है। सदर साहब ये भी तो एक बयान जारी कर सकते हैं कि भैया मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कानून के लिए कह रहा हूँ। आप बेशक जो बकाया जात मेरे बनते हैं, मेरी तनख्वाह बढ़ाकर जब वो 1 रुपये ज़्यादा हो जाए बाकी तमाम सरकारी ओहदेदारों से, तो जो मेरे बकाया जात बनते हैं वो आप मेरी तरफ से सरकारी ख़जाने में जमा करा दें, किसी और खाते में आप जमा करा दें। मैं वो पैसों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कानून की हुक्मरानी के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ अपनी तनख्वाह की बात करना, जो आई एम सॉरी जी, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल उस तरह की सियासत नहीं है मुज़म्मिल साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो देखना चाहते हैं। और ये जज्बात की बात नहीं है, ये एक लॉजिकल बात है। कोई भी पॉलिटिकल जो आपकी सियासत का एनालिस्ट है, जो कि आपकी सियासत का ऑब्जर्वर है, जो अपनी राय देना चाहता है इसके ऊपर, वो यही कहेगा कि सियासी एतबार से इसके लिए मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, और मुझे भोंडे के अलावा जो है वो और कोई लफ्ज़ नहीं समझ आया। बहुत ही भोंडी सी एक बात है ये सियासी एतबार से। अंबर, मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि देखें मुज़म्मिल साहब, हम जब कानून टूटता है ने पसंद नापसंद की बुनियाद पर हम कहते हैं हाँ मंतक है, बात तो बनती है, मजबूरी है। ये जो 90 दिन 2 बार, बल्कि हम 3 बार मैं कह सकती हूँ, एक खैबर पख्तूनख्वा हो गया, एक पंजाब हो गया, और अब एक कौमी असेंबली है, जनरल इलेक्शंस हो गए। ये 90 दिन बहुत वाज़े तौर पर आइन और कानून में लिखे हुए हैं, ये एक लकीर है। लेकिन क्योंकि मजबूरियां हैं, ये ख्वाहिशें हैं, या उस वक्त सूट नहीं करता जो इक़्तिदार में है या रहें या हैं, तो फिर वो कानून जो है वो लकीर नहीं रही, वो एक ग्रे ब्लर बन गया। इसमें आपने भी बहुत दलाइल दिए कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते, और वो कानून और आइन में बहुत वाज़े तौर, यहाँ तो कोई इबहाम तो नहीं होना चाहिए ना। दूसरी तरफ फिर हदफ होंगे चीफ जस्टिस होंगे, क्या करें कम, अगर सदर मुमलिकत ठीक है।
अंबर की थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, हम फिर देखते हैं। लेकिन बहरहाल अंबर का पॉइंट आ गया कि उनके ख्याल में कि अगर 90 दिन वाली बात है तो फिर मंतक को क्या देखें और लॉजिक को क्या देखें, जज्बात को क्या देखें। बात दोनों तरह है। पाकिस्तान माशी तौर पर जिन हालात का शिकार है, हम कोई बहुत एक्सोबिएंट सैलरीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते। जिनकी तनख्वाहें एक हद से बहुत ज़्यादा हैं उनकी तनख्वाहों में कट होना चाहिए। अगर हम वापडा वालों को कह रहे हैं कि आपको फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, अगर हम दूसरे पक्ष को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक्सोबिएंट सैलरीज़ को भी कट करने की बात करनी चाहिए, चाहे वो सदर ममलिकत की हों, वज़ीर आज़म की हों। अब वज़ीर आज़म को 2.5 लाख मिलती है और सदर ममलिकत को 8.5 लाख मिलती है, चीफ़ जस्टिस को 12.5 लाख मिलती है। तो कोई एक समझ भी नहीं आती है। अगर मैं अंबर की मंतक पे चला जाऊं कि वज़ीर आज़म ज़्यादा काम करता है या चीफ़ जस्टिस ज़्यादा काम करता है, कि उसको 2.5 लाख रुपये हम देते हैं जिसने मुल्क चलाना है, और जिसने इंसाफ देना है उसको 12.5 लाख देते हैं। जो सुप्रीम कमांडर है जिसने हर चीज़ को वैलिडेट करना है उसको उससे कम देते हैं। जिसने मुल्क नहीं चलाना, जिसने बाद में जेल भी जाना है मुजम्मिल भाई, उसको 2.5 लाख देते हैं। तो बहरहाल जिसने मुल्क नहीं चलाना, जिसने बाद में जेल भी जाना है, उसको तो 2.5 लाख कर लेंगे। हमें ब्रेक लेनी चाहिए और लोग इसका खुद ही फैसला कर लेंगे। चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ख़बर और तज्जिया में एक बार फिर खुश आमदीद। हमने सदर की तनख्वाह की बात की, हमने नवाज शरीफ की वापसी की बात की, और अब एक और पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, जिनको अपनी वज़ारत उज़्मा ख़त्म होने के बाद हस्ब मामूल मैं कहूँगा बहुत सारे कानूनी मसाइल का सामना है, बहुत सारे मुकदमात का सामना है। हमने देखा कि उनकी एक सज़ा मुअत्तल हुई और उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उनको एक और मुकदमे के अंदर जेल में ही जिसकी सुनवाई होगी, यानी कि साइफर केस का मुकदमा, उनको कहा गया कि अभी रिहाई उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये मुकदमा गो साइफर के ऊपर है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये वो मुकदमात हैं जिसने पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तानियों की और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सबसे भारी आइटम और सबसे बड़ा आइटम जो है वो आजकल यही है। और वहाँ पर जाहिर है कि एक तो रिवायती सी बात चली कि जी दरअसल उम्मीद भी यही की जा रही थी कि इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा जेल से, खा उनकी सज़ा मुअत्तल होती है या नहीं होती है, उनको वहीं रखा जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना लिया जाएगा। तो इस बहाने से ही मैं शुरू करता हूँ। मुजम्मिल, आप से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कितना बहाना है और कितना कानून को की अपनी जो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन होती है वो है, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, कानून तो यही है कि जब उनके जितने मुकदमात हैं उन्हें सब में ज़मानत लेनी है और सब में उनकी गिरफ़्तारी डाली जाएगी। जब एक आदमी गिरफ़्तार होता है तो फिर जितने मुकदमात में उसके ऊपर दर्ज होते हैं उस सब में उसे ज़मानत हासिल करके ही बाहर हासिल आना है। और ये उनके लिए नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए ये कानून मौजूद है। हाँ, अगर उन्हें कोई सुप्रीम कोर्ट रियायत देता है या वो जो 5 अगस्त पर घड़ियाँ वापस जाने वाली बात है तो वो गैर मामूली इंसाफ होगा। अगर वो इसको तब्दील करते, जब वो वज़ीर आज़म थे उन्हें तब्दील कर देना चाहिए था कि जब एक में ज़मानत होगी तो बाकी सब में ज़मानत समझी जाएगी। तो आज हम कहते हैं कि एक में ज़मानत, सब में ज़मानत समझी जाएगी, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान में ये कानून नहीं है, हर एक में आपको अलग अलग मुतल्लिका अदालत से जाके ज़मानत लेनी है, तो उस कानून के तहत उन्हें भी सब जगह से जाकर ज़मानत लेनी है। कोई ख़ास खसूसी सलूक वाली बात तो मुझे इसमें नज़र नहीं आती। ये पाकिस्तान का कानून है, इसको भी मंतक और जज्बात के तनाजुर में देख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कानून जो है वो मंतक और जज्बात से बालतर होता है, उसकी अपनी एक हैसियत होती है और हम उसको ना मंतक से देख सकते हैं ना जज्बात से देख सकते हैं। बाकी जहाँ तक अटक जेल में ट्रायल की बात है, उस पर भी आज बहुत बात हुई। देखिए, वो जिस तरह सर पे बाल्टी रख के और बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के और के हर बार हर अदालत को कहते थे कि अगर मैं अदालत में आऊँगा तो मेरी जान को ख़तरा है, तो ही शुड फील सेफ़ अगर उनका जेल में ट्रायल किया जाए।
वो क्यों चाहते हैं कि उन्हें रोज़ अदालत में पेश किया जाए और अदालत में ट्रायल किया जाए और फिर वो उसी तरह बाल्टी और वो सारा कुछ बुलेट प्रूफ पहन के और सब कुछ पहन के अदालत में आएँ और फिर कहें कि मेरी जान को ख़तरा है। तो ही सेफ़ इन द जेल। वहाँ पे ट्रायल तो होना ही है, चाहे यहाँ हो जाए चाहे वहाँ हो जाए। कोई जेल में ट्रायल होने से ट्रायल क्या कम मुकद्दम नहीं है और कोई बाहर होने से ज़्यादा मुकद्दम नहीं है। जज साहब वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जेल में ट्रायल के, ओपन कोर्ट ट्रायल की हम ज़रूर बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस ट्रायल में मीडिया को एक्सेस दी जानी चाहिए और जेल में ट्रायल हो जाना चाहिए। लेकिन जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत वो होना चाहिए। खसूसी सलूक किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना खसूसी जुल्म होना चाहिए, ना खसूसी रियायत होनी चाहिए। बिल्कुल मुज़म्मिल, ये यकसा निज़ाम इंसाफ की बात बिल्कुल सही है और हम सब का यही ख्याल है। लेकिन मुझे आपकी बातों से मुझे लगा कि शायद ये फ़ैसला करने में कि ये मुकदमा जो है ये अटक जेल के अंदर ही सुना जाएगा, इसमें कोई इमरान खान साहब की जो पर्सनल सेफ्टी है वो भी शायद एक फ़ैक्टर हो मुख्तदर हलकों के अंदर, जो उन्होंने जहन में रखा हो ये फ़ैसला करते हुए कि मुकदमा वहाँ पे ही कर लें तो बेहतर है। क्यों अंबर, आपका क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं है कोई कि ये इमरान खान की हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया, या कोई इसकी और वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मैं इस पे कहना चाहती हूँ के लिए की गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो ज़ाहिर है पेश किया जाता है, इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही क्यों? हिफाजत के लिए हो। मेरे ख्याल में कि उसमें सबसे बुनियादी मसला वही है ट्रांसपेरेंसी का। मुझे अभी तक याद है जब शायद जैसा कि आप ये ओपन कोर्ट, आप मीडिया को अंदर आने दें, इसको लाइव करें, उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि ज़ाहिर सियासतदान समझते हैं कि और लोगों की नज़रों में अपने आप को सुरखरू कर सकेंगे और कुछ ट्रांसपेरेंसी भी होती है। अभी भी हमें जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान साहब के क्या क्या किया जा रहा है, ये होते हैं ज़राए होते हैं, इंटेलिजेंस के जरिए होते हैं, तो हम खुद देख नहीं सकते। और इस वक्त जैसे एक खबर चल रही है, मिसाल के तौर पर ऑप्टिक्स की बात होती है, ऑप्टिक्स बाकी अहम होती हैं, ऑप्टिक्स की के दाढ़ी बढ़ी हुई है तो जाहिर उनका वोटर सपोर्टर सिंपैथी भी फील करेगा। सिर्फ क्या फिर हिफाजत के लिए ही है उनको एक अगर अदालत खुसूसी हो, उससे पहले भी वो पहुंच गए थे तो फिर उसमें जा रहा था, हो सकता था कोई ऐसे खुसूसी जीत। दूसरा फिर मैं कहूँगी कि फिर सवालात उठेंगे कि फिर किस किस्म की पूछताछ हो रही है, आगे क्या चलेगा। ये हमें सेकंड हैंड खबरें मिलती हैं, फर्स्ट हैंड हमें नहीं मिलती। जब यही मामला चैलेंज किए हैं जी अंबर, आई गेट योर पॉइंट अंबर। वो इशू ये है कि और मुझे और भी सुनना चाह रहा हूँ मैं आपकी बात, लेकिन थोड़ा सा हमें ऑडियो का इशू भी आ रहा है आपकी तरफ से, बट आई थिंक बेसिकली यू मेड द पॉइंट। शफाफियत का मुज़म्मिल, वेरी क्विकली, बहुत कम अब टाइम रह गया है, ये शफाफियत का मसला आपके ख्याल में नहीं पैदा होगा इस ट्रायल से? आपने खुद भी कहा ना कि हमें एक्सेस होनी चाहिए, हमें वहाँ पर जाने की इजाज़त होनी चाहिए, जो कि नहीं है। देखिए, तो शफाफियत का मसला आपके ख्याल में नहीं पैदा होगा? इन कैमरा ट्रायल की बात है, इस लॉ में इन कैमरा ट्रायल की बात है, जहाँ तक मेरी समझ है इन कैमरा ट्रायल की बात है। शाह महमूद को भी जब पेश किया जा रहा है तो इन कैमरा ट्रायल की बात है। लेकिन जो ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहे हैं, क्या आप उनको शफाफ मान रहे हैं? जो अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ किया गया है, वो शफाफियत के तहत, उसको शफाफियत के तनाजुर में ले लेंगे हम कि जो जज साहब आपके मूड के मुताबिक नहीं, मुज़म्मिल साहब, कम से कम ये तो होता है ना, अगर वो गुड टू सी यू कहते हैं, ये तो होता है मुज़म्मिल भाई, ये तो होता है ना कि अगर वो गुड टू सी यू कहते हैं या गुड लक कहते हैं तो वो भी बात सामने निकल आती है। तो इस एतबार से मैं शफाफियत की बात कर रहा था। हर मुल्ज़िम को गुड टू सी यू कहना चाहिए? नहीं, अगर पाकिस्तान का जो भी आम शहरी बतौर मुल्ज़िम उनके सामने पेश हो, उन्हें गुड टू सी यू कहना चाहिए, एक को नहीं कहना चाहिए। क्या उन्होंने उसके बाद जितने मुल्ज़मान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उनको गुड टू सी यू कहा? क्योंकि आम शहरी का भी राइट है गुड टू सी यू सुनना, सिर्फ एक का राइट नहीं है कि उसे गुड टू सी यू कहा जाए। यकसा निज़ाम इंसाफ है, चीफ जस्टिस ने एक जैसा सलूक करना है, सबको कहे।
अदालतों में ऑर्डर कर दे कि जो ही मुलजिम सुबह पेश होगा पहले जज उठ के गुड टू सी यू कहेगा, फिर समाअत होगी। राइट मुजम्मिल, ये हम तीनों की बातों से भी नाज़रीन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जब एक सियासी नौइयत का मुकदमा आप शुरू करते हैं और वो भी एक ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ जिसकी मुल्क में एक सियासी अहमियत है, जो एक बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, तो उस पर कोई एक राय कायम उस मुकदमे के या उस सिलसिले के किसी भी पहलू के ऊपर कोई एक राय कायम होना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये बहुत लंबा सिलसिला है, इसको भी बहुत आगे चलना है, मुकदमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इंतखाबात में अभी काफ़ी वक्त है, तो लगता नहीं है कि ये बहस भी इतनी जल्दी सिमटेगी। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।